हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रू के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस फंड को, हम इसकी एलोकेशन वगैरह देखेंगे, टॉप होल्डिंग्स देखेंगे, रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, किस किस इन्वेस्टर्स को इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल्स का क्या अभी लैंडस्केप है हमारे देश में, और क्या आपको आज के दिन फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में, तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। तो फाइनेंशियल सेक्टर हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है अगर हम कह सकते हैं, और वो हमारे इंडेक्स का एक सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडिया में। यही नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए और डेवलपिंग के लिए तो खास करके। और हमारे देश में अभी काफी काम हो रहा है, काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखें तो हाल फिलहाल ही इनके जो बैड डेट्स वगैरह थे, एसेट क्वालिटी थी, इन सारे क्षेत्रों में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के विम्स और फैंसी पर आप लोन्स या डेट दे दें किसी को भी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नेंस एंड आंसरेबिलिटी इन्वॉल्व्ड नाउ इन द पीएसयू बैंक्स। तो आप ओवरऑल अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो पीएसयूज के काफी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, और इस वजह से इनकी लो वैल्यूएशन और इंप्रूविंग फंडामेंटल्स के वजह से काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी इस सब सेक्टर में स्पाइक हुआ है। अब पीएसयू के अलावा अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज इज आल्सो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, और जो हमारे फिनटेक्स हैं वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं अभी हाल इन द रीसेंट पीरियड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, और इट इज अ वेरी गुड सेक्टर फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक इनटू, एंड आईसीआईसीआई फंड्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो आइए अब देखते हैं हम आईसीआईसीआई के बैंकिंग फंड के कुछ फीचर्स। तो आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर। तो जी हाँ, इसका जो एयूएम है वो है 6700 करोड़। तो ये फंड काफी ही बड़ा है अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, और ये बेंचमार्क है टू निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जी हाँ, उसको बेंचमार्क है ये। बाकी अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को देखें, फंड के ऑब्जेक्टिव, तो इट स्टेट्स कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इनटू फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग कंपनीज इन आवर कंट्री। तो इस तरह से ये फंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब हम एनालाइज करते हैं इस फंड को ऑन इट्स डिफरेंट डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एलोकेशन किस तरह से है। तो ये फंड में अराउंड 80% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के तरफ है। तो जी हाँ, ये काफी एक बहुत ह्यूज एलोकेशन किया है इस फंड ने टुवर्ड्स लार्ज कैप कंपनीज ओनली। अगर आप एवरेज या पियर्स देखें तो जनरली मैक्सिमम जो लार्ज कैप में एलोकेशन होता है वो 65% होता है, लेकिन इस फंड ने इसको 80% कर रखा है। तो लार्ज कैप में काफी कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब जो मिड और स्मॉल कैप है उसमें काफी कम है इनका एक्सपोजर। तो जी हाँ, केवल 10% या लेस देन 10% इन मिड एंड स्मॉल कैप में इस फंड का एक्सपोजर रहा है। इस वजह से आप देखें तो इस फंड की जो रीसेंट परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी अंडर परफॉर्म्ड है व्हेन यू कंपेयर टू द कैटेगरी एवरेज। क्यों? क्योंकि इस फंड का जो लार्ज एलोकेशन है वो टुवर्ड्स लार्ज कैप है, और मिड और स्मॉल को इस फंड ने मिस किया है, जिन्होंने अभी रीसेंट पास्ट में बेटर परफॉर्मेंस दी है। अब हम देखते हैं इस फंड के टॉप होल्डिंग्स क्या है। तो जैसे नाम से समझ में आता है, फाइनेंशियल फंड्स, फाइनेंशियल कंपनीज ही इस फंड के लार्जेस्ट होल्डिंग्स होंगी। तो जी हाँ, ऑफ द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक इस फंड के टॉप 3 होल्डिंग्स हैं, और ये तीनों मिलाकर 50% ऑफ द टोटल फंड करते हैं। तो आप देखें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये 3 जो टॉप होल्डिंग्स है ये ही इस फंड का 50% ले लेती हैं। तो आप सोचिए ये फंड कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें, इट टेक्स अप अराउंड 85% ऑफ द टोटल फंड। तो जी हाँ, 85% जो है वो टॉप 10 को जाता है, यानी बाकी जो 7 कंपनीज है इस फंड होल्डिंग में, उसमें अराउंड 35% का एलोकेशन है। तो दिस शोज द लैक ऑफ इमेजिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर। ये भी हो सकता है कि ही इज ट्राइंग टू टेक अ कॉन्ट्रारियन व्यू, लेकिन आप देखें तो वही मेजर होल्डिंग्स हैं इस फंड में, और इन्होंने कुछ अलग नहीं किया। ही इज बीइंग लेजी इफ आई मे से, क्योंकि जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो कुछ अलग से निकल कर नहीं आ रहे। अगर हम और दूसरे इनके टॉप 10 की बात करें तो उसमें आते हैं एसबीआई लाइफ, मुथूट फाइनेंस, कोटक
कोटक एंड एसबीआई कार्ड्स, वो भी सिमिलर है जो दूसरे फंड्स में जिस टाइप की होल्डिंग्स है इनसे मिलती जुलती है। तो कुछ अलग या कुछ इनोवेटिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर इस फंड में मुझे नहीं लगा। अगर हम ओवरऑल होल्डिंग्स की बात करें तो अराउंड 30 स्टॉक्स ये फंड होल्ड करती है, और उसमें जो रिमेनिंग 20 स्टॉक्स है, जैसे हमने बोला टॉप 10 ने ही 85% ले रखा है, तो बाकी के जो 20 स्टॉक है उनको इन्होंने मिलाकर 15% दिया है। तो फिर 15% में क्या सेंस मेक करता है? आपने 20 स्टॉक्स रखे हैं और पूरे फंड का 15% इनको एलोकेट किया है, तो फिर इन्वेस्टर को इससे क्या ही बेनिफिट मिलेगा? आप देख रहे हैं जो टॉप 3 है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस, उनका मिलाकर 50% का होल्डिंग है, और जो टॉप 10 है उनका मिलाकर 85% है। यानी बाकी जो 20 स्टॉक्स बचते हैं उनका केवल 15% का हिस्सा है इस ओवरऑल पोर्टफोलियो में, विच मेक्स लिटिल और नो सेंस। फिर आपने इतने स्टॉक्स भर क्यों रखे हैं अगर आपने उनको डिसेंट एलोकेशन नहीं दिया? तो हियर द इन्वेस्टर्स हैव द चांस टू मिस आउट समथिंग जो कि और दूसरे कंपनी से या और दूसरे फंड से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इनके हम एक्सपेंसेस वगैरह देखते हैं, तो इस फंड का जो पीबी है वो है अराउंड 2.75, और अगर पी हम देखें तो वो है 18x। तो जी हाँ, ये बहुत ज्यादा है अगर आप इसको बाकी एवरेज से कंपेयर करें, दो इट इज नॉट वेरी हाई इन एब्सोल्यूट टर्म्स इफ यू कंपेयर इट विद द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स ने बेटर नहीं किया है अभी। अब देखते हैं इस फंड की फीस क्या है। तो इस फंड के का जो फीस है वो मिड टू हायर साइड में आता है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है इस फंड से, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियोज है वो ऑन दी मिड टू हाई साइड में ही पड़ते हैं। तो अगर हम इसके डायरेक्ट प्लान में देखें तो इट वर्क्स आउट टू 1.03%, और अगर आप रेगुलर में देखें तो वो आता है 1.86%। तो ये हाई फीस इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि फंड मैनेजर ने कुछ जनरेट नहीं किया है, ही इज नॉट बीइंग एबल टू जनरेट एनफ अल्फा टू जस्टिफाई द कॉस्ट। और अगर एयूएम साइज आप देखें 6700 करोड़ का, तो फिर ये इतना हाई फीस किस बात का? बाकी जो इनकी स्टॉक पिकिंग है वो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या इनोवेटिव नहीं लग रही है। तो हाउ इज द हाई कॉस्ट ऑफ द फंड बीइंग जस्टिफाइड? आप अगर देखें एयूएम साइज अगर रीजनेबल है, या फिर इन्होंने अच्छे रिटर्न्स आपको दिए हैं, या फिर आप देखें इनकी स्टॉक पिक्स थोड़े इनोवेटिव है, तो कोई तो बॉक्स टिक करे। पर ये फंड सैडली कोई भी बॉक्स को टिक नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी हाई साउंड कर रहे हैं। तो जी हाँ, मे बी दिस फंड इज द लार्जेस्ट इन इट्स काइंड, लेकिन इट इज नॉट द बेस्ट इन माय ओपिनियन। इससे बेटर होगा अगर आप टाटा या एसबीआई के बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड को देखें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस और उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी कम रहे अगर आप कंपेयर करें उसको आईसीआईसीआई के फाइनेंशियल फंड से। अब देखते हैं इस फंड की रिटर्न प्रोफाइल कैसी रही है। तो जैसे हमने ऑलरेडी टच किया है कि रीसेंट पास्ट में इस फंड की एवरेज या बिलो एवरेज रिटर्न्स रही हैं, तो जी हाँ, इन द लास्ट 1 and 3 years the fund has underperformed the category average, giving around 19% return in the last 1 year and around 28% returns in the last 3 years. लेकिन अगर आप इस horizon को और बड़ा करें, in the last 5 to 10 years अगर आप बात करें, तो भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने आउट परफॉर्म किया है एवरेज को। जी नहीं, इनकी फिर परफॉर्मेंस एट पार आती है when you compare it to the category average. तो in summary I would like to say कि ICICI Prudential, though it may be the largest of its kind in the financial sector, but it is definitely not the best. आप इसके expense ratios वगैरह देखें कि काफी हाई है, and they are not justifying the returns. दो इन्होंने in the longer horizon, longer time period at average perform किया है, लेकिन recent past में जो performance देखी गई है वो काफी ही dismal रही है. It is not to the likes of the investors. बाकी आप अगर इसके allocation देखें तो putting 50% on the top 3 makes it highly concentrated. तो इतनी concentrated holdings में investor को क्या ही returns मिलेगा? तो फिर आप देखें मैनेजर भी कुछ innovation नहीं दिखा रहा है, and it is showing the laziness on his part, क्योंकि इन्होंने केवल 50% ओवरऑल जो फंड का एलोकेशन है वो टॉप 3 को दे रखा है, और बाकी जो 20 इनकी होल्डिंग्स है उसको केवल 15% दे रखा है। और ये तो काफी हद तक इन्होंने इंडेक्स को भी रेप्लिकेट किया है। इससे बेटर है आप टाटा के फंड्स देखें, टाटा का जो फाइनेंशियल फंड है उन्होंने बेटर रिटर्न्स दिए हैं ओवर द सेम टाइम पीरियड, तो आप वो फंड देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए। आई अर्ज माय व्यूअर्स कि आप देखें कि किस तरह से मैं सटीक और टू द पॉइंट बात करती हूँ। आप इट इज नॉट लाइक आई एम रीडिंग थ्रू ऑल द फीचर्स, कहीं कहीं कुछ जो अप्स एंड डाउन्स है उसको मैं हाईलाइट करती हूँ
फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स। तो आप देखेंगे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक फॉर योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो मैं अर्ज करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने म्यूचुअल फंड्स पे और भी रिव्यू किए हैं और फाइनेंशियल फंड्स पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। अगर आप इंटरेस्टेड है ऊपर वाले प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।